सखी सहेली। सखी सहेली। तो सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को हमारा बहुत-बहुत नमस्कार। लेकिन इसलिए हमने अकेले नमस्कार कहा है क्योंकि हमारे साथ कोई खास आई हुई हैं। अच्छा, तो नेहा बिटिया जो हैं पहले अपना नाम तो बता ही नहीं रही हैं, कह दिया कि बस नमस्कार है ना। तो ये तो वर्ड फेमस है कि इनकी आवाज से सब लोगों ने समझ लिया और आप भी समझ गए होंगे दोस्तों की प्यारी बुआ आ गई हैं और नेहा शर्मा आ गई हैं। नेहा शर्मा हाजिर हो गई हैं और नेहा शर्मा को हमारा ढेर सारा प्यार और सभी श्रोताओं को भी हमारा प्यार दुलार और इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा। और प्यारी बुआ आपको हमारा प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तो ये बताइए कि आप बड़ी, हमने देखा बड़ी सावधानी से आप आई हैं, बहुत सारी चीजें पहन कर, बोल सकते पहन ओढ़ कर चेहरे पर। बहुत सारी चीज, हमें लगा कि कान में हमने 2-4 बूंदे डाल लिए हैं क्या? नहीं, ऐसे कह रही हो बहुत सारी चीजें, तो हमें लगा कि पता नहीं क्या है, ज्यादा चूड़ियां पहन ली, ज्यादा कर लिया भाई। लेकिन हम तो आजकल ध्यान रख रहे हैं कि ज्यादा चूड़ी उड़ी या ऐसी चीजें न पहने, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से फैल रहा है बहुत तेजी से। बिल्कुल। ये एक अकेला, एक बात बताइए बुआ जी कि ये तुम्हारी शिकायत शुरू हो गई। हाँ, जैसे हम देखते हैं किसी को तो ऐसा लगता है कि इनको सामने सारी शिकायत कर दी जाए। क्या? जो शिकायत पे डांटेंगे नहीं, ऐसे लोगों के सामने हम शिकायत करें। कुछ नहीं कह सकते, ये तो वर्ड फेमस है कि अगर तुमने कुछ ऊंच नीच की, गड़बड़ की, तो फिर डांट तो पड़ेगी बुआ से। ये तो नहीं हो सकता कि बुआ ना डांटे। मतलब एक नॉर्मल सा सवाल है जो मन में आ गया। जी तो सुनने के बाद पता चलेगा। हाँ, सुनो पूछो। तो हम ये बोल रहे हैं कि जब हम कोई फैलते हैं तो हमें तो घर में बड़ी, वो आजू बाजू जो फैल जाते हैं हम। अच्छा, जी, तो हमें बड़ी डांट पड़ जाती है। अब ये कोरोना है, ये फैल रहा है, तो इसे किसी की डांट ही नहीं पड़ रही। कोरोना जो है ना, तुम्हारे जो फैलने वाला जो तरीका था ना नेहा, जब हमने डांटा था जी, तो ये बता दें कि सब लोग ये कह रहे थे कि एकदम अदरक की तरह फैल रही थी, कहीं से भी फैल रही थी तुम। एक होता है सुडौल तरीके से फैलना, वो तो ठीक है, लेकिन ये कोरोना जो है क्या बताएं, लोगों की आदत भी पड़ गई है। और बार बार हम यही तो कह रहे हैं कि भाई सैनिटाइजर है, दूरी बना के रखो, सैनिटाइजर का प्रयोग करो, मास्क लगा कर रखो। एक बात और है नेहा, पता है जी, ये जो तुम लोगों के फैलने वाला मुद्दा था ना, उसके लिए कोई भी बचाव का रास्ता नहीं था, लेकिन ये जो कोरोना फैल रहा है इसके संग थोड़ा सा बचाव का रास्ता है। क्यों दोस्तों, आप इत्तेफाक रख रहे हैं ना? और इसके संग हम बस 3-4 चीजों का ख्याल रखें, फिर देखो कैसे ये दूर भाग जाएगा। उसकी मजाल है जो पास में आ जाए। तो बात वही है कि हम लोग फिर भूल चुके हैं। तो बार बार हम यही कहते हैं कि जो बातें बता रहे हैं वो, उसके साथ साथ वैक्सीन वाली जो बात शुरू हो चुकी है उसके लिए आप जरूर सतर्क रहें। भाई हमारे विविधपुरा में तो लोगों ने लगवाना शुरू कर दिया है। पहले 60 साल से ऊपर वाले लोग लगवा रहे थे, फिर 45 से ऊपर वालों के लिए आ गई स्थिति कि लगेगा। तो बस आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, पंजीकरण करवाइए जी, और लगवा लीजिए। और अगर पंजीकरण नहीं हुआ है तो हम सीधे जाकर भी लगवा सकते हैं। वहां जाकर हमें आधार पत्र दिखाना पड़ता है। और धीरे-धीरे हमें सब पता है। ऐसे बदमाशी कर रही है कि हमें जैसे फैलने नहीं दिया जाता था वैसे ही कोरोना को भी न फैलने दिया। हमें तो लगा आपके पास जो सुपर पावर है उसका इस्तेमाल करके हम किसी तरह से रोक लें। छोटी सी चीज है, इसमें क्या सुपर पावर इस्तेमाल करना। हम बार बार बस यही कह रहे हैं कि बस छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें। लेकिन ये तो बताओ कि आज जो है क्या क्या होने वाला है कार्यक्रम में। हमारे जो साथी हैं इंतजार कर रहे हैं। आज कुछ साहित्य की भी बात होने वाली है, क्यों नहीं? जी, आज साहित्य की बात होने वाली, क्योंकि आज साहित्य अकादमी पुरस्कार श्रृंखला जो होती है उसके बारे में बात होती है। तो आज गुले नगमा की बात होगी जो कि उर्दू साहित्य से है और मिला था फिराक गोरखपुरी को। और हम बात करेंगे तारा रानी श्रीवास्तव की, जो कौन है? क्रांतिकारी हैं ये, इनके बारे में हम बातें करने वाले हैं। और साथ ही आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, तो इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर विवेक शेट्टी से बातचीत भी सुनवाएंगे, यानी कि उनकी रिकॉर्डिंग हम आपको जरूर सुनवाएंगे। बिल्कुल। और भाई ये तो वर्ड फेमस है कि अगर जान है तो जहान है। तो सेहत की तो बात होगी, उसके साथ साथ तुम कुछ बहाने वाने की बात कर रही थी क्या? जी, एक क्या बहाना है। पानी के दूध? नहीं, कुछ बहाएंगे नहीं, बहाना तो है हमें, लेकिन एक बहाना बनाएंगे हम। क्या? वो थोड़ा सस्पेंस बना के रखते हैं ना। तो ऐसा करो, ऐसा करते हैं कि भाई दोस्तों, ऐसा है कि बहाना ये बनाएंगे नेहा, लेकिन ये तो वर्ड फेमस बात है कि हमारे श्रोता जिस चीज में न जुड़े उसमें सब बेकार है, सब फीका हो जाता है। तो आपने क्या क्या बहाना, क्या क्या बनाया था,
किसी भी मामले में, पढ़ाई, शादी, कहीं जी। भागने के लिए, सिनेमा देखने के लिए, वो सब थोड़ा सा साझा करिए ना फेसबुक पर। बिल्कुल, सबसे बड़ा है ना? वाला बहाना। सबसे बड़ा वाला जी, ये बहाना आप हम रोज भेजिए बनाते बस। हैं ना। नहीं नहीं, आप भेजिए, हम बताएंगे कि कौन सा वाला सबसे बड़ा है कि नहीं। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन अब गाना सुना दो भाई नेहा। गाना सुना दें हाँ इसे? हाँ, सुना दो चलिए एक। ठीक है। है दिल कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है जमीन दूर आसमां। है दिल कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है जमीन दूर आसमां। है दिल कहाँ तेरी मंजिल। इसलिए मिल मिल के दिल टूटते हैं, इसलिए बन बन महल टूटते हैं, इसलिए दिल टूटते हैं। ओ किसलिए मिल मिल के दिल टूटते हैं, इसलिए बन बन महल टूटते हैं, इसलिए दिल टूटते हैं। से पूछा, शीशे से पूछा, खामोश है सबकी ज़ुबान। है दिल कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है जमीन दूर आसमां। है दिल कहाँ तेरी मंजिल। ढल गए नादा वो आंचल के साए, रह गए रास्ते में अपने पराए, रह गए अपने पराए। ओ ढल गए नादा वो आंचल के साए, रह गए रास्ते में अपने पराए, रह गए अपने पराए। आंचल भी छोटा, साथी भी छोटा, ना हम सफर ना कारवां। है दिल कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है जमीन दूर आसमां। है दिल कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है जमीन दूर आसमां। है दिल कहाँ तेरी मंजिल। तो दिल की मंजिल कहाँ है ये तो किसी को पता ही नहीं।
फिर भी धड़कता है ये दिल, ये तो सब लोग जानते हैं। और इसको ठीक से धड़कना चाहिए, इसके लिए बड़ी 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 मशक्कत करते हैं ना। लेकिन भाई आज तो ये हम यही कह रहे थे कि आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का दिन है, यानी सखी विशेष में हम बात करते हैं। तो तारा रानी श्रीवास्तव की जब बात करते हैं नेहा, तो देखो ऐसे इतिहास में बहुत सारी ऐसी हमारी बहनों का नाम मिलता है जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाई, है ना। और हालांकि कुछ उसमें जो थी पैसे वाले घर की थी, लेकिन बहुत सारी जो ज्यादातर थी वो आम घरों की महिलाएं थीं, जिनके पास न बहुत ज्यादा पैसा था न बहुत आधुनिक उसमें थी, है ना। फिर भी लेकिन इस तरह का उनके में दमखम था या जज्बा था कि वो आगे आई और देश के लिए उन्होंने अपना बहुत कुछ न्यौछावर किया। जी, ऐसी एक वीरांगना है तारा रानी श्रीवास्तव, जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। और वो बिहार के पटना के पास सारण में जन्मी थी और उनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। और उनके पति जो थे वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, फुलेंदु बाबू। और पति की तरह ही तारा रानी के मन में भी स्वराज्य के विचार जो था बहुत सजग था और वो चाहती थी कि देश के लिए कुछ करें। तो वो अपने पति के साथ आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहा करती थी। और उस वक्त जब महिलाओं को उतना अधिकारों के बारे में नहीं पता होता था, इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता था, तब भी वो आगे बढ़ी। और वो गांधी जी जब भारत छोड़ो आंदोलन के लिए उन्होंने आह्वान किया तो वो सक्रिय रूप से उन्होंने भी इसमें भाग लिया। बिल्कुल। और तारा रानी ने अन्य महिलाओं को भी जागरूक किया। ये बहुत बड़ी बात है कि खुद तो सक्रिय रूप में से आना ही और उसके साथ एक नेतृत्व करना कि और भी बहनों को प्रोत्साहित करना कि आप आगे आएं, और इस तरह से और लोगों को आंदोलन में भाग लेने के लिए बढ़ावा दिया। और 12 अगस्त 1942 का दिन तारा रानी के सामने एक अलग ही रूप में आया। उस रोज वो अपने पति फुलेंदु बाबू सिवान थाने की तरफ निकल गए थे और वहां तिरंगा फहराने का इरादा लिए सभी लोग निकले थे। पूरा जन सैलाब साथ में था नेहा, और तारा रानी इन सब का नेतृत्व कर रही थी, यानी सबसे आगे आगे चल रही थी। बिल्कुल। लेकिन बुआ जी, वो जो दिन था वो तारा रानी के लिए बहुत ही दर्दनाक दिन था, क्योंकि वो अपने पति के साथ जब आगे बढ़ रही थी तो बहुत हंगामा हो रहा था, बहुत लोग थे। ऐसे में पुलिस ने उन पे लाठियां बरसाई और जब वो नहीं रुके, क्योंकि वो उस वक्त एक अलग ही जुनून में भरे होते थे, तो वो बिल्कुल जब वो नहीं रुके तो पुलिस ने उन पे गोलियां चला दी। और तारा रानी के जो पति थे फुलेंदु बाबू, उन्हें पुलिस की गोली लगी और वो घायल हो गए। तो लेकिन नेहा इसके बाद भी तारा रानी उनके पास गईं, यानी अपने पति के पास, उनके घाव पर पट्टी बांधी। और फिर तो जो उन्होंने जो किया ना वो शायद ही कोई कर सकता था, पता है। वो वहीं से फिर वापस मुड़ी, पुलिस स्टेशन की ओर गई। तिरंगा लहराना था तो उन्होंने लहराया। फिर तिरंगा फहरा कर जब वे अपने पति के पास आई, तब तक उन्होंने अपने पति को खो दिया था। और उनके अंतिम संस्कार में भी वे खुद को मजबूत बनाए खड़ी रहीं। ये होता है एक देश के प्रति जज्बा। पति को खो क्या दिया, यूं कहें कि उन्होंने अपने पति को कुर्बान कर दिया देश के नाम पर, है ना। और 15 अगस्त 1942 को छपरा में उनके पति के ने जो देश के लिए खुद को बलिदान किया था, इसके सम्मान में एक प्रार्थना सभा रखी गई। और बाद में भी 15 अगस्त 1947 तक जो तारा रानी देवी थी वो साथ में जुड़ी हुई थी गांधी जी के आंदोलनों में। पूरी तरह से वो सक्रिय रूप से वो भाग लेती रही। यही तो हम कह रहे हैं भाई कि हमारा देश इस मामले में बहुत समृद्ध है और हम सब बड़े खुशनसीब हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां ऐसी ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। लेकिन अब ऐसा करते हैं कि शेट्टी जी की बात सुन ली जाए। ठीक है, आप कहिए, आप शेट्टी जी की बात सुना सकते हैं। हम गीत सुनवा दें क्या? हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि मन की बात हम आपकी समझ रहे हैं बुआ जी। तो एक गाना सुन लेते हैं। गाना सुनो। है मेरे हम सफर
पूछ ले या किनारों से पूछ ले, दिल के मारों से पूछ ले, क्या हो रहा है असर, रोक अपनी नजर, ना देख इस कदर, ये दिल है बड़ा बेसबर, ये दिल है बड़ा बेसबर, है मेरे हमसफर। मुस्कुराती है चांदनी, छा जाती है खामोशी, गुनगुनाती है जिंदगी, ऐसे में हो कैसे गुजर, रोक अपनी नजर, ना देख इस कदर, ये दिल है बड़ा बेसबर, ये दिल है बड़ा बेसबर, है मेरे हमसफर। भाई ये तो वर्ड फेमस है कि नेहा जब गीत कुछ सुनाती हैं तो कुछ अलग ही होता है। बहुत बढ़िया। बस मजा आ बस गया। बुआ जी, अब विवेक शेट्टी जी की बात सुन लें क्या? हाँ सुनेंगे, लेकिन देखो बहुत अच्छी बात हमारे जो सखियां हैं अपने जी। फेसबुक के माध्यम से साझा कर रही हैं और यही बता रही हैं कि स्वास्थ्य दिवस हम क्यों मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की आज के दिन स्थापना हुई थी, इसलिए मनाते हैं। जी। लेकिन बाकी स्वास्थ्य है क्या, ये भी हमारे दोस्तों ने साझा किया है कि क्या केवल बीमार न होना स्वास्थ्य है, क्या है। तो चलो ये तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सुन लेते हैं पहले ये बातचीत। ठीक है। श्रोताओं, आज है विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या आप जानते हैं कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव होता है? जी हाँ, तो आपके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही हमने सोचा इस विषय पर आपके लिए एक चर्चा लेकर आए। हमारे साथ हैं मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच श्री विवेक शेट्टी जी। योग, जीवन विज्ञान, सात्विक ज्ञान आपके प्रमुख विषय हैं, जिन पर विगत 15 वर्षों से 500 से भी अधिक व्याख्यान आप विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, कॉर्पोरेट ग्रुप्स आदि में दे चुके हैं। आप जाने माने अखबारों में फ्रीलांस राइटर भी हैं। श्री विवेक शेट्टी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच निरुपमा जी, थैंक यू सो मच। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जैसे कि हम हमारे श्रोताओं से कह रहे थे कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है मानसिक स्वास्थ्य। क्या हमने बिल्कुल सही कहा? और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मानसिक स्वास्थ्य का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव होता है और कितना होता है? जी निरुपमा जी, इस सवाल का जवाब मैं इस तरीके से दूंगा। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। जी। इस खूबसूरत स्टूडियो में बैठे हुए हम, है ना, इसमें ऐसी कोई चीज मुझे बताइए जो थॉट से क्रिएट नहीं हुआ है, जो एक ख्याल से क्रिएट नहीं हुआ है। ऐसी कोई चीज इस रूम में बताइए मुझे जो किसी न किसी के थॉट से या ख्याल से क्रिएट नहीं हुआ है। बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती है। हर चीज पहले ख्याल बनती है और फिर वो वास्तविक रूप लेती है। पूरी कायनात में एक ऐसी चीज बताइए मुझे जो किसी के ख्याल से क्रिएट नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये लगभग असंभव सी बात है। जी, तो बिल्कुल उसी तरह आपका जो शरीर है, योर बॉडी इज नथिंग बट योर माइंड इन एक्शन। बॉडी इज नथिंग बट योर माइंड इन एक्शन। और आज के युग में 80% जो बीमारियां या प्रॉब्लम्स शरीर में आते हैं वो लोग अपने मन से अपने शरीर के लिए खुद पैदा करते हैं। वाकई में बड़े आश्चर्य की बात है, हम खुद हमारी बीमारियों का कारण होते हैं। जी, उसको साइंटिफिक टर्म्स में हम साइकोसोमैटिक कंडीशंस कहते हैं। जी, डिसीज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, है ना। आपने खुद के लिए खुद एक प्रॉब्लम तैयार किया है, क्योंकि लिए आपका ट्रेनिंग में जो कमी है वो ये है कि आपको आईफोन की जानकारी है पर आई की जानकारी नहीं है। कंप्यूटर और हर एक ऐसी चीज आपके जीवन में, वो आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, गाड़ी हो, कोई भी
ऐसी चीज हो, गैजेट हो आपके जीवन में, उसकी सॉफ्टवेयर की जानकारी है आपको, आपके माइंड की सॉफ्टवेयर की जानकारी नहीं है, और ये आपका पूरा जीवन चला रहा है। जहां आपको पैदा होते ही ध्यान पहले वहां जाना चाहिए था, वो मरने तक वहां ध्यान नहीं जाता है। तो ये, इसको हम हमारी भाषा में कहते हैं द कॉमिक ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन द प्लैनेट। ये ट्रेजेडी है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा कॉमेडी भी है। देखिए, मान लीजिए घोड़ा है और एक गाड़ी है। आप पूरा जीवन बिता रहे गाड़ी को सजाने में, हीरों से, पैसों से, बंगलों से, जैसा जो जो आपको शोहरत चाहिए, नाम चाहिए, उससे आप पूरा जीवन बिता रहे हो गाड़ी को सजाने में। आप ये भूल गए कि घोड़े को चलाना है इसको। थोड़ा स्वस्थ होना चाहिए। हाँ, घोड़ा अगर तंदुरुस्त रहा तो गाड़ी को फिर आप हीरो से सजाओ या किसी से भी सजाओ, वो उसको खींच सकता है आगे। घोड़ा ही तंदुरुस्त नहीं है तो गाड़ी को फिर आप जैसे मर्जी सजाओ, फायदा क्या है उस चीज का, है ना। तो हम आते हैं माइंड पे, मन पे, है ना। तो हमारी एक प्रोग्राम भी हुई थी आप ही के दूरदर्शन में, जिसका मैंने टाइटल भी यही दिया था, मन एक कल्प वृक्ष, जिसका अगर हम इंग्लिश में उसका रूपांतर करें तो उसका अर्थ ये होता है द माइंड अ विशिंग ट्री। योर माइंड इज अ विशिंग ट्री। आप उस पेड़ के नीचे इस वक्त, इस जगह, इस स्टूडियो में बैठे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये विशिंग ट्री है ना। बिल्कुल। तो आपको मिसाल देता हूं, बीमारियां पैदा कैसे होते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देता हूं इसका, जिसके आपके सुनने वालों को बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब मान लीजिए किसी को डर है कि वो डायबिटिक बन जाएगा, शुगर प्रॉब्लम बढ़ेगी और डायबिटिक बन जाएगा जी। ओके, ये ख्याल लेके वो मन में बैठ जाता है कि शायद मेरे को डायबिटीज प्रॉब्लम आ सकती है, मेरे मदर को भी ये प्रॉब्लम था पहले, अभी है प्रॉब्लम उनको, और मेरे फैमिली में एक दो और लोगों को भी ये प्रॉब्लम है, शायद मुझे भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। ये थॉट लेके वो रोज उसको थोड़ी एक मन में एक चिंता रहती है। ये चिंता बढ़ती रहती है, हर दिन महीने में 5-6 बार एक ख्याल मन में आता ही है कहीं ना कहीं से, और धीरे धीरे 2-3 महीने में रोज ये ख्याल आ रहे हैं। 5-6 बार दिन में ख्याल आ ही जाते हैं, शायद मैं डायबिटिक ना बन जाऊं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, शुगर बढ़ रहा है लगता है मुझे। 3 महीने बाद या 6 महीने बाद वो डायबिटीज की सिम्टम्स एक्सपीरियंस करना शुरू करता है। जो प्रॉब्लम्स डायबिटीज की सिम्टम्स होती हैं, जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, वो प्रॉब्लम शुरू होता है। ये एक तरीका है डायबिटिक बनने का। दूसरा तरीका आपको बताता हूं, मन का प्रभाव शरीर पे कैसे होता है। मेरे सोसाइटी में एक इंसान है जिसका उदाहरण अभी अभी मैं आपके कुछ लोगों को भी दे रहा था, उनका नाम नहीं लूंगा मैं। एक दिन वो आए मेरे पास हीलिंग के लिए कि कुछ इसका सोल्यूशन बताइए, मेरा प्रॉब्लम शुगर का बढ़ रहा है। तो मैंने उनको पूछा, साहब आपको मैं कभी कभी देखता हूं आप गार्डन में टहलने आते हैं सुबह, आपने आपका रूटीन ऑब्जर्व किया है? तो उसने कहा क्या कहना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि मैं जब भी देखता हूं, आप जब भी गार्डन में आते हैं, मैं भी आता हूं गार्डन में मेडिटेशन के लिए, कभी कुछ किताब पढ़ता हूं, कभी सनलाइट के लिए आता हूं, बहुत सारे कारणों से मैं भी गार्डन में आता हूं। लेकिन जब भी मैंने आपको ऑब्जर्व किया है तो आप पहले आके सोसाइटी के ऑफिस में घुस जाते हैं, मैनेजर को 2-4 बातें सुना देते हैं कि ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। फिर आपको थोड़ा आगे चलते चलते कुछ सोसाइटी के साफ सफाई के कर्मचारी दिख जाते हैं, वो कर्मचारी को आप भाषण देना शुरू करते हैं कि ये आपने पानी ठीक से नहीं डाला, ये बराबर नहीं हो रहा है, ये तुमको ऐसा करना चाहिए था, परसों तुम शायद लेट आए। आप निकले थे वॉक के लिए, कुछ खुली हवा के लिए, कुछ पॉजिटिव फीलिंग के लिए, आप 24 घंटा कंप्लेन कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है घर में जाके आप घर वालों की भी कुछ ना कुछ खामियां जरूर निकालेंगे और उनको भी बताएंगे कि क्या क्या होना चाहिए और क्या सही नहीं हो रहा है। और जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, टेलीविजन देखेंगे, तब भी आप बोलेंगे दुनिया में बड़ी बेकार चीजें चल रही हैं, सिस्टम को ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। जरा 2 मिनट आप शांति से एक जगह पे बैठ के सोचिए, दूसरों को छोड़ दीजिए, आप अपने बारे में सोचिए, है ना। बिल्कुल। क्या हो रहा है आपके शरीर के साथ? हर एक बॉडी सेल को एक ही संदेशा हर वक्त मिल रहा है, लाइफ इज मिजरेबल। ये बड़ी ही बेकार दुनिया है, जीवन बड़ा ही बेकार चल रहा है, सब कोई भी चीज बराबर नहीं चल रही है, दुनिया बड़ी बेकार है, लोग बड़े बेकार है, यही संदेश आप दे रहे हो। जब हर एक बॉडी सेल को 10, 12, 13 घंटा ये संदेशा मिलते जाएगा हर दिन, उसके अंदर की भावना क्या है? वो मिजरेबल फील कर रहा है ना। बिल्कुल। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो शुगर ज्यादा प्रोड्यूस करता है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए उसको अच्छा फीलिंग चाहिए, वो शुगर ज्यादा प्रोड्यूस करता है और धीरे धीरे आप डायबिटिक बन जाते हो। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया तरीके से सर आपने हमें ये बताया, समझाया कि किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य का, मतलब देखा जाए तो हम खुद ही मानसिक, हमारी जो गतिविधियां होती हैं वही हमारी आधे से ज्यादा परेशानियों का कारण होते हैं। तो अब हम आपसे दूसरा, मेरा सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ ही है कि फिर उपाय क्या है, किस तरह से दिमाग और मन को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या उपाय करें? अगर इसकी कोई टेक्निक्स हो जी तो बिल्कुल, क्या अपनाएं? बहुत साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जी, जो हमने
कई बार इस्तेमाल किए हैं और जिसको आपको सुन के ताजुब होगा, छोटी मोटी चीजें तो छोड़ दीजिए, जैसा शुगर प्रॉब्लम, हेडेक, स्टमक एक, बीपी, माइंड को अगर आप कंडक्ट करना सीख जाओ, जी, उसकी हीलिंग पावर जो है कोई भी दवाई से हजारों गुना ज्यादा है। मेडिकल जर्नल्स में जो केस स्टडीज पब्लिश हुई हैं, उसमें 4th स्टेज कैंसर से भी लोग बाहर निकले हैं मेंटल पावर से, माइंड पावर से। बाईपास सर्जरी के पेशेंट्स जिनको डॉक्टर्स ने कहा था कि बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा आपको, वो लोग माइंड पावर से बाहर निकले, कोई सर्जरी नहीं हुई है। ये केसेस आपको मेडिकल जर्नल्स में पूरे नाम के साथ डॉक्यूमेंटेड स्टडीज मिलेंगे। मैं कोई मन धड़क बातें नहीं कर रहा हूं या कोई कहानी अपने तरीके से मैं आपको सुना नहीं रहा हूं, ये डॉक्यूमेंटेड स्टडीज है और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। लेकिन इसका राज क्या है? माइंड को कंडक्ट कैसे किया जाना चाहिए। अब एक छोटा सा आपको तरीका और उदाहरण बताऊं जी, तो ये एक हम वाक्य का प्रयोग करते हैं कि व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू अट्रैक्ट। ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, माइंड हीलिंग में क्वांटम हीलिंग, जिसको आज फिजिसिस्ट ने ये उसको शब्द का प्रयोग किया, क्वांटम हीलिंग। हमारे योगिक आप नॉलेज में बेस पे जाओगे तो 1000 साल पहले हम ये सब जानते थे और हम करते भी थे। अभी उसको साइंस ने माना है और पहचाना भी है। हमारे योगासन यूएसए के लोग पेटेंट कर रहे हैं आज की तारीख में जी। तो आप समझिए इसका महत्व कितना बड़ा है। गूगल जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में हर एक फ्लोर पे मेडिटेशन रूम है, तो आप सोचिए वो लोग कितना महत्व दे रहे हैं ये सब्जेक्ट्स को। मेडिटेशन में होता क्या है? माइंड पावर ही यूज होता है ना। तो सिंपल उदाहरण है, व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू अट्रैक्ट। अगर मान लीजिए मेरा निरुपमा जी से उतना बनता नहीं हो, मान लीजिए हम एक ही टीम में काम कर रहे हैं, है ना, अभी मेरा आपसे नहीं बन रहा है, मान लीजिए जी, तो एक तरीका ये हो सकता है, और मान लीजिए मैं आपका सीनियर हूं, मैं टीम लीडर हूं और आप मेरे टीम में काम कर रही हैं, तो एक तरीका ये हो सकता है बोलने का, निरुपमा जी आपका काम बड़ा बकवास है, आप कुछ ठीक काम कर ही नहीं रही है और इस तरह तो आप कहीं पहुंचेगी नहीं जिंदगी में, ना मुझे कहीं पहुंचने दोगी, तो आप जरा सोच लीजिए क्या करना है आपको। इस तरीके से मैं आपसे बात कर सकता हूं। और दूसरा, इसमें ये तरीके में आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूं, आप ध्यान दीजिए मैं कौन से वर्ड्स पे फोकस कर रहा हूं, क्या वर्ड्स यूज कर रहा हूं। बड़ी बेकार काम, बेकार आ गया, कहीं नहीं पहुंचोगी जिंदगी में, ये आ गया, मुझे भी कहीं पहुंचने नहीं दोगे जिंदगी में, ये भी आ गया, और 4-5 और नेगेटिव टर्मिनोलॉजीज आ गए इसमें, है ना। मैं फोकस इन शब्दों पे कर रहा हूं, यही मेरे जीवन में और बढ़ेंगे। जिस पेड़ को आप पानी डाल रहे हो वही पेड़ बड़ा होगा, सिंपल लॉजिक है ना। अगर मैं यही बात दूसरे तरीके से कहूं, मान लीजिए निरुपमा जी ये जो आपने काम किया इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा बेहतर काम हो सकता है, हम और आप एक टीम मिलकर इससे भी ज्यादा शानदार काम कर सकते हैं और मेरी आपसे उम्मीदें इससे कहीं ज्यादा है और मुझे पूरा यकीन है आप मेरे उम्मीदों पे खरे उतरोगी। बिल्कुल। अब ये डायलॉग में कौन से शब्दों पे फोकस हो रहा है जरा ध्यान दीजिए। काबिलियत आपकी बहुत ज्यादा है, एज अ टीम हमारी भी काबिलियत बहुत ज्यादा है, हम बहुत कुछ ज्यादा कर सकते हैं, उम्मीदें हैं। हाँ, ये शब्द, मेरा फोकस कहाँ है? इन शब्दों पे जी। ये शब्द मेरे जीवन में और बढ़ेंगे और मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि जिस पेड़ को मैं पानी डाल रहा हूं वो पेड़ है काबिलियत, बढ़ती हुई काबिलियत। इस पेड़ को मैं पानी डाल रहा हूं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बातें, और ये बातें ऐसी हैं कि हर एक को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हम यही चाहेंगे हमारे सारे श्रोता इन बातों को ध्यान से सुनें और अपने जीवन में जरूर उतारें। और अब आखिरी एक सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्योंकि अब हर कोई ऑनलाइन है, हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा है और कहीं ना कहीं ये एक एडिक्शन बन गया है जी। तो आपकी इसमें क्या राय है? ये वाकई में क्या एडिक्शन बन गया है? और अगर ये एडिक्शन है तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? कितना नुकसानदेह है ये हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए? जी, तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पैमाने पे एडिक्शन बना है, ये तो सत्य है। और इसका जो हमारा इंटरनेट और ऑनलाइन मीडियम का जो एक ग्रोथ हुआ है, उसको हम दूसरी तरीके से देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक बहुत बड़ा सेक्टर उभर के आया है जी, है ना। तो उसका अगर मैं आपको शॉर्ट में एक तरीका बताऊं कि ये एडिक्शन से आपको बचना क्यों चाहिए और कैसे चाहिए, है ना जी। बचना क्यों चाहिए? सबसे पहले तो यंगस्टर्स तो ये सवाल पूछेंगे क्यों हम बचे। इंफॉर्मेशन मिलता है, सब कुछ हमको वहां से बहुत कुछ मिलता है, बिल्कुल, है ना। तो मान लीजिए मैं आपको कहूं कि आप मूनलाइट को स्टडी कीजिए, मूनलाइट, ओके, मूनलाइट। तो अभी मूनलाइट पे आप गूगल कर सकती हो, बिल्कुल, सारी इंफॉर्मेशन साइंटिफिक तरीके से आप बाहर निकाल सकते हो, जो सत्य भी है, ओके, जो सत्य भी है। और आप मुझे एक थीसिस प्रेजेंट करके दे सकते हैं निरुपमा जी कि भाई ये मूनलाइट पे मेरा थीसिस है, मैंने इसको पूरी तरह रिसर्च किया है, हर जानकारी इसके बारे में निकाली है और ये मेरा थीसिस है, इसके ऊपर मुझे डॉक्टरेट मिलना चाहिए, है ना। मैं आपको एक बात कहूंगा निरुपमा जी,
सब कुछ जो आपने लिखा है सत्य है, सब कुछ जो आपने रिसर्च किया है सत्य है, जी। लेकिन मूनलाइट एक एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। आपको बाहर जाके चांद के नीचे जब फुल मून हो बैठना पड़ेगा। जब तक आप बैठोगे नहीं, ये जो आपने वर्णन किया है ये एक अंधे आदमी का वर्णन है मूनलाइट के बारे में, जो साइंटिफिकली सत्य है। जी बिल्कुल। लेकिन आपका अनुभव क्या है मूनलाइट के बारे में? बिल्कुल। अनुभव जीरो है। आप कभी मूनलाइट में बैठे ही नहीं हो। आपने एक मोबाइल निकाला, गूगल किया, रिसर्च किया, लैपटॉप पे गई, यहां किया, रिसर्च किया। जब तक आप अनुभव नहीं करोगे मूनलाइट को, आपका वर्णन जो है एक अंधे आदमी का वर्णन है मूनलाइट के बारे में। मूनलाइट इज एन एक्सपीरियंस, Of course. सो वी हैव टू एनकरेज चिल्ड्रन टू टेक एक्सपीरियंसेस बियॉन्ड द मशीन। लाइफ इज अबाउट एक्सपीरियंस। दूसरी बात, आज 80% आपको ताजुब होगा, एडल्ट्स भी जो इंटरनेट का यूज करते हैं फ्री टाइम में, जी वो पोर्नोग्राफी के लिए कर रहे हैं। ओके मतलब जो चीजें, अश्लील चीजें हैं इंटरनेट पे जो दिखते हैं, जी। उसको देखने में उनको बड़ा आनंद मिलता जी है ना। तो ये इंटरनेट एक बहुत बड़ी बून है अगर आप उसका इस्तेमाल सही करें। और उसकी कंट्रोल आपके हाथ में रहे। बिल्कुल। लेकिन अगर 80% फ्री टाइम में आप अश्लील चीजें देख रहे हैं इंटरनेट पे, तो वो एक मन की बीमारी हो गई। तो जो चीज की कंट्रोल हमारे हाथ में, हम जब चाहे, जहां चाहे, जो विषय पे चाहे, अगर हम फोकस करके वो चीज निकाले, तो उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो हमको कंट्रोल करे और हमारा माइंड जो इधर होना चाहिए था अब फिसल के नीचे गया है, अब सब पूरी सोच नीचे से हो रही है। शरीर के जो छोटे छोटे हिस्से जो अपनी अपनी जगह में बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो अभी सर में घुस के सर पे नाच रहे हैं। जी। तो वो एक बहुत बड़ा बीमारी है, इसीलिए लोग अश्लील चीजें देखते हैं। तो वहां पे आपको माइंड और इंटरनेट दोनों पे काबू लाना जरूरी है। अपने कोई बैन लगा के नहीं, लेकिन आपको फोकस करना चाहिए कि एक सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, इंटरनेट मुझे कंट्रोल कर रहा है या मैं इंटरनेट को कंट्रोल कर रहा हूं? जी। मेरी मोबाइल फोन मुझे कंट्रोल कर रही है या मैं मोबाइल फोन को कंट्रोल कर रहा हूं? अगर मोबाइल फोन मुझे कंट्रोल कर रही है तो मैं गुलाम हुआ और वो मालिक हुआ। आजकल छोटे छोटे बच्चे उठ के सुबह सुबह पहले आंख थोड़ा पहुंच के सबसे पहले मोबाइल फोन को ऑन करते हैं। जी, बिल्कुल। एडल्ट्स भी। जी। तो ये क्या हो गया, मतलब वो गुलामी आपका, हो गई। हाँ ये गुलामी हो गई। तो हम लोग जब बैठते हैं मेडिटेशन में, मेरा कोई भी सेशन होता है, आज मैं आपके बीच में बैठा हूं, मेरे तीनों फोन्स ऑफ है। मुझे जब चाहिए कोई अगर इंपॉर्टेंट मैसेज, मैं 1 मिनट के लिए गया, ऑन किया, देखा, खत्म हो गई कहानी। तो कंट्रोल मेरे हाथ में है, मालिक मैं हूं, फोन मेरा गुलाम है। ये रिश्ता अगर बना रहा तो बढ़िया है। बिल्कुल, तो यही रिश्ता बना रहे, कंट्रोल सारे हमारे हाथ में रहे, तभी हमारा मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा। विवेक शेट्टी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से हमें नवाजा, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, एब्सोल्यूट प्लेजर निरुपमा जी। चल 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 मेरे मन, आज कसौटी तेरी। चल 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 मेरे मन, आज कसौटी तेरी। फरकेगी तेरी विजय पताका, गूंज रही रणभेरी। फरकेगी तेरी विजय पताका, गूंज रही रणभेरी। चल 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 मेरे मन, आज कसौटी तेरी। चल 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 मेरे मन, आज कसौटी तेरी। कंकर पत्थर चुन चुन पथ की राह सजाता जा, आने वाले पथिक के पथ में फूल बिछाता जा। कंकर पत्थर चुन चुन पथ की राह सजाता जा, आने वाले पथिक के पथ में फूल बिछाता जा। तेरे अनमोल तेरी पल पल हो न जाए तेरी। है अनमोल तेरी पल पल हो न जाए तेरी। चल चल
कसौटी तेरी। भरत भूमि के वीर बाल नहीं डरते हम अंगारों से, हमें मोहब्बत जितनी गुलों से उतनी ही है खारों से। हम भरत भूमि के वीर बाल नहीं डरते हम अंगारों से, हमें मोहब्बत जितनी गुलों से उतनी ही है खारों से। देख के हम बच्चों का दल मौत खाए जग फेरे। चल 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 मेरे मन, आज कसौटी तेरी। चल 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 मेरे मन, आज कसौटी तेरी। भाई ये तो वर्ड फेमस है कि फिर हमने जैसे कहा, सबको पता है कि नेहा बड़ा अच्छा सा मीठा सा गीत सुनवाती हैं, लेकिन जो मानसिक स्वास्थ्य की बात शेट्टी साहब ने कही वो हमें जरूर गौर करना होगा ना। जी, क्योंकि मन तो बिल्कुल, वो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन के पीछे बिल्कुल लग जाना चाहिए ना। लग जाना चाहिए। या मन बहुत चंचल होता है। हाँ, मन लेकिन इसके चंचल लिए तो बड़ी होता ही है। खास बात एक और है कि जैसे कि अगर हम ये सोचे कि मन को काबू में कैसे रखा जाए, तो जैसे प्रकृति की बात हम करें जी। तो जल की प्रकृति क्या है? आग सिंचन बुझाना है। कह सकते हैं, या शीतलता प्रदान करना। जी। आग की प्रवृत्ति है जलाना, हवा की प्रकृति है सुखाना। ठीक है। ऐसे ही अगर हम मन की गति की बात करें या प्रकृति की बात करें तो चंचलता है उसका, है ना, जी। एक स्वभाव है उसका। तो फिर अब उसको कैसे वश में कैसे किया जाए, या उस पर जैसे इन्होंने कहा ना कि आपको वो चला रहा है या आप उसको चला रहे हैं, उसके लिए अगर हम विचार करें तो विचार, ये जो शब्द है, ये विचार जो है दूसरे ढंग से वो मन को चलाते हैं। विचार आते हैं और उसी हिसाब से हमारा मन भागने लगता है। तो मन को नियंत्रित करने के लिए ऐसा नहीं लगता नेहा कि विचारों को नियंत्रित कर लिया जाए, उनको थोड़ा सा विराम दे दिया जाए, तो अपने आप ये मन की चंचलता जो है वो थोड़ी सी थम सी जाएगी। बिल्कुल बुआ जी, अगर हम कुछ ऐसी ऐसी बातें सोचेंगे, यानी अगर हम नकारात्मक बातें सोचेंगे तो मन में नकारात्मकता भरेगी और वो उसी तरह से काम करने लगेगा। बिल्कुल। और अगर उन्हीं विचारों को बदल लिया जाए, जैसा कि विवेक जी भी बता रहे थे कि उन्हीं विचारों को, उन्हीं शब्दों को अगर हम बदल लें तो बहुत कुछ अच्छा हमारे मन में आ जाता है, और अब अच्छा आया तो फिर कुछ अच्छा ही होता जाता है। हाँ, अब नेहा बता रही है, पहले तो विवेक जी ने बताया था, लेकिन अब नेहा बता रही हैं। ऐसा ही होता है ना कि हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद उस ज्ञान को बांटने लगते हैं ऐसे मुफ्त का पुड़िया ज्ञान में लेकर। तो ठीक है, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं कुछ मतलब इसका प्रभाव जो है इस समय खास तौर से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। जो हमने डॉक्टर मतलब मोटिवेशनल स्पीकर विवेक शेट्टी की जो बात की, वो इस वक्त खास तौर से बहुत ज्यादा इसका महत्व है, क्योंकि विचारों की वजह से हमारी तबीयत बिगड़ रही है, बन रही है। बहुत सारे लोग इसलिए स्वस्थ हो जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत उनकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत आत्मविश्वास उनका है, प्रबल है, तो उनको इतनी तकलीफ नहीं है। तो बेहतर है कि हम अपने विचारों को संयत रखें और डर जैसी जो चीज है उससे थोड़ा सा दूर रहें तो अच्छा है। जी। और इसके लिए जो साहित्य होता है वो बड़ा ही अच्छा होता है। अगर एक अच्छा साहित्य हम पढ़ते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे मन में कई अच्छे अच्छे विचार आते हैं, बहुत सी अच्छी बातें आती हैं। तो हम इसके बारे में भी कुछ चर्चा हमें करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हम जो कृति की बात करते हैं जी, उसमें आज हम बात कर रहे हैं गुले नगमा की, जो कि जिसे फिराक गोरखपुरी ने लिखा था, और ये पहली ऐसी उर्दू साहित्य की पहली कृति है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यानी कि उर्दू भाषा का ये पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसे मिला, ये है गुले नगमा। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है। और शायद ये कह सकते हैं विश्व स्वास्थ्य जो हम दिवस की बात कर रहे हैं, साथ में मन की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह का कुछ विचार हमें होना चाहिए कि हम दूर से अच्छी अच्छी चीजों को पहचान लें। और अच्छी हो या बुरी, देखो ऐसा है ना कि
सब चीजें अपने हिसाब से ठीक हैं। जी। आप पहले से ये नहीं कह सकते कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है ना, जब तक कि आप उसके संग बर्ताव ना कर लें या आप उसके संपर्क में ना आए। जी। ये हमने बनाया, अगर हमें वो चीज सुकून दे रही है तो हमारे लिए अच्छी है, तो वो चीज अच्छी हो जाती है, और हमें सुकून नहीं मिला तो वो चीज गड़बड़ हो जाती है ना। तो बुआ जी यानी हाँ। ऐसा हो सकता है कि हर चीज जो है वो किसी के लिए तो अच्छी है और किसी के लिए बुरी हो सकती है। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं बिटिया रानी कि सब चीज अपने अपने नजरिए की बात है, और आपकी स्थिति पर निर्भर करता है कि आप किस समय कौन सी चीज आपको अच्छी लग रही है ना। तो लेकिन हम जो बात कर रहे थे गुले नगमा की, ये जो शेर क्या पढ़ दिया कि हमारी तो पूरी दिशा ही बदल गई। बिल्कुल, शेर या कोई भी चीज जो होती, कविता शेर जो होते हैं, गजल होती है, वो इसी तरह से किसी और दिशा में ले जाती है हमें। दिशा में ले जाते हैं, लेकिन ये तो वर्ड फेमस है कि भाई हम इधर उधर नहीं भटक सकते। और हम बात कर रहे हैं उर्दू साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने वाली इस कृति के बारे में, जो कि 1969 में ये मिला। ये 6वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। गुले नगमा शायर फिराक गोरखपुरी की गजल का एक संग्रह है, और इसमें अलग अलग भाव की कई गजलें शामिल हैं। जी, और उन्हें फिराक गोरखपुरी को उर्दू साहित्य में कई मशहूर शायर जो रहे, उन्होंने परिवर्तन लाने वाला शायर कहा है, क्योंकि उनकी एक अलग सी शैली थी और वो अपनी तरह का शेर कहा करते थे। बिल्कुल, अपनी तरह का शेर तो मतलब क्या कहा जाए, जैसे अभी जिंदगी दूर से पहचान लेते हैं अपने आप में बड़ी उम्दा सी बात है, ऐसे ही उन्होंने कहा है, आई है कुछ न कुछ, आई है कुछ न पूछ, आई है कुछ न पूछ, कयामत कहाँ कहाँ, आई है कुछ न पूछ, कयामत कहाँ कहाँ, उफ ले गई है मुझको मोहब्बत कहाँ कहाँ। वाह, तो इसलिए कहा भी गया है कि फिराक गोरखपुरी ने उर्दू साहित्य में सौंदर्य को एक अलग मुकाम दिया। बिल्कुल। और उन्हें भावनाओं और संवेदनाओं की व्याख्या करने वाला शायर भी माना जाता है। और जब 1916 में फिराक साहब 20 साल के थे, मालूम है नेहा, तभी उन्होंने 20 वर्ष की उम्र में अपनी पहली गजल कह ली थी। हाँ, क्योंकि उनके जो पिता थे वो भी शायर थे, और उनको फिराक गोरखपुरी साहब जो है, उन्हें उर्दू और फारसी की शिक्षा उनके घर में ही हुई, और स्कूली शिक्षा तो बाहर ही लिया उन्होंने। और जब फिर भी उनके में कुछ तो कुव्वत थी, अपनी सलाहियत थी। और जब गजल लिखने की उन्होंने शुरुआत की तो उस समय जो जाने माने लेखक प्रेमचंद जी हैं, और उन्होंने ही उनकी गजल छपवाने में उनकी मदद की। भाई जाहिर है कि प्रेमचंद जी वाराणसी के पास और ये गोरखपुर के आस पास का मामला था, और उस दौरान वो गोरखपुर में ही थे प्रेमचंद जी, तो उन्होंने इस तरह से उनकी सहायता की। और फिराक गोरखपुरी साहब, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है आपको ना दोस्तों, कि 28 अगस्त 1896 में आप गोरखपुर में ही पैदा हुए, और इनका असली नाम रघुपति सहाय था, असल नाम। जी, और जब गजलों के छपने की इनकी शुरुआत हो गई, उसी दौरान कुछ उनके पिता की असमय मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से उन्हें घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। और फिर कुछ सालों के बाद वो स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से जुड़ गए। 18 महीने उन्होंने जेल में भी बिताए इस आंदोलन में शामिल होकर। और बाद में उन्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर नियुक्त किया गया, लेकिन उनका मन शायरी में ही रमा रहा, और वो उसी विषय पर बात करने लगते थे। और आखिर में जाहिर है कि जब आपका मन किसी और में रमा हो तो आप दूसरा काम नहीं कर सकते, और वही फिराक साहब ने भी किया। ये पद उन्होंने छोड़ दिया। जी, और बतौर शायर उन्हें बहुत सी प्रशंसा मिली, बहुत सा सम्मान मिला। 1961 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, भारत सरकार से उन्हें पद्म भूषण खिताब भी उन्हें मिला। साथ ही 1969 में उनकी कृति गुले नगमा, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, इससे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है ये। और इसकी अगर हम फिर बात करें कि 1981 में उनको गालिब अवार्ड भी दिया गया। और फिराक साहब की शायरी की एक बड़ी खूबी और विशेषता ये है कि उन्होंने वैश्विक अनुभवों के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों की महानता और उसके महत्व को भी समझा, और फिर उन्हें काव्यात्मक रूप प्रदान किया। और उनके जो शेर हुआ करते थे वो ऐसे दिल को तो प्रभावित करते ही थे, अच्छा तो लगता ही था, साथ ही साथ कुछ सोचने के लिए भी हमें मजबूर करते थे, कि उसमें कोई ऐसी बात होती थी जिससे हम, मान लीजिए समाज के बारे में सोच रहे हैं या प्रेम मोहब्बत के बारे में भी अगर सोच रहे हैं, तो एक अलग दिशा में सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते थे। जैसे कि कहा है उन्होंने, फितरत मेरी इश्क को मोहब्बत, फितरत मेरी इश्क को मोहब्बत, किस्मत मेरी तन्हाई। तो कुछ ऐसी बहुत आसान से शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने किस तरह से अपनी बात कही है, 2-4 लाइन हम सुन लेते हैं। जी।
पहले भाई ये तो इस तरह से किसी शेर को सुन लो, शायर की बातें कर लो, तो ऐसा मन एकदम अलग सा चला जाता है ना। अलग से चला जाता है, लेकिन भाई आप फिर यहीं पर आ जाइए प्लीज। बिल्कुल, एक बहाना बनाए थे हम भागने का, ऐसे सोचने का नहीं कुछ भाग अलग अलग सकती, सा। नहीं भाग सकती, ये सखी सहेली कार्यक्रम है और ये तो वर्ल्ड फेमस है कि सभी लोग बड़े इंतजार में रहते हैं इस कार्यक्रम के लिए। और हमारे बहुत सारे जो साथी है ना, बड़े प्यार से उन्होंने आज प्यारी बुआ को नमस्कार कहा है। तो भाई सबके लिए एक बार फिर हम कह दें नेहा कि सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। और आज जी। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर बधाई भी देना चाहिए ना, तो ढेर सारी बधाई कि सब सबको लोग स्वस्थ स्वास्थ्य की बधाई देते हैं सबको। हाँ, और एक बात ये है कि जी। जैसे कि हमारे को साथी ने लिखकर भेजा भी है नेहा कि भाई केवल बीमार न रहना स्वस्थ रहना है या कुछ जी। और है ये? हाँ, केवल बीमार ना रहना, स्वस्थ रहना नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि हम मानसिक रूप से कुछ परेशानियों में घिरे हों। जी नहीं, हाँ बिल्कुल। जी नहीं भी, हाँ भी। जी। इसलिए क्योंकि हमारे जो साथी लिखकर भेज रहे हैं वो पढ़ना चाह रहे हैं। जी, बताइए। ये लिख रहे हैं कि बीमार न होना ही स्वस्थ होना नहीं है। स्वस्थ होने का मतलब है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना है। जी। कोरोना ने सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन युक्त आहार लें, योग, भ्रमण और नियमित दिनचर्या में अपने शामिल कर लें, अच्छा साहित्य पढ़ें, संगीत सुने और अपना सामाजिक दायरा बढ़ाएं। अगर बस समझ अपने में मोबाइल आया? में ना रहें, हाँ? मोबाइल में ना रहें, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ, देखो जो आज हम लोग के कार्यक्रम में ये लगभग जी, सारी बातें हैं। जी। पहली बात कि हम गीत संगीत सुनवा रहे हैं अच्छा सा, योग की हमने बात कर ली, और हमारे जो हमारी मित्र जो लिखकर भेज रही हैं वो भी हमने कर दिया आज कि हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाएं लोगों की। जी। तो ये भाई सब हमने कर दिया, तो हमें तो लगता है कि आप बहुत खुश होंगे हमारे सभी श्रोता। और दायरा देखो इन्होंने भी बढ़ाने की बात कही है वैसे। बिल्कुल, लेकिन वो वाले बढ़ाने के लिए नहीं कही है। तो वो वाला दायरा अगर हम बढ़ाएंगे, अदरक वाला दायरा, तो उसकी मनाही है। नींबू वाला बढ़ा सकते हैं। हाँ, नींबू गोल वाला हो सकते हैं बढ़ाना हम। बिल्कुल, हम ऐसे जी। नहीं तो घूर देंगे, बस तुम तुरंत दुबली हो जाओगी। अरे तो वाह। आप ऐसा बोलेंगे तो वर्ल्ड फेमस बात तो है ही वो। हाँ, तो बस, उसकी बस बस। सब बोलेंगे भाई बुआ जी थोड़ा सा घूर लीजिए, हम मोटे हो रहे हैं हम बस थोड़े-थोड़े। घूर लेंगे। तो ऐसा है कि ये सारी चीजें हमारे साथी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन जो है बहाने वाली बात, एक ने बड़ा जबरदस्त अपना एक अनुभव साझा किया है नेहा, बताइए। है ना? तुम बताओ ना। जी, वो बहाना, वो वाली बहाने की बात करिए आप। हमारे नहीं, एक नहीं, साथी ने जो कहा ये है। देखो फिर बहाने की बात करिए, तुम ना बहाना बनाओ। भाई देखो हमारे साथी लिख रहे हैं कि इन्होंने लिखा है कि हमें आज भी याद है, मुझे बचपन में जब त्योहार आते थे और मेरे पापा को एक से ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती थी, तो वो अपने स्वर्गवासी लोगों को उसके घर मतलब यूज कर लेते थे, बहाना बनाते थे। अब आप समझ रहे होंगे आगे की कहानी तो, जी। कि ये वो कहते थे कि ये चल बसे, और उनके लिए कहते थे कि जो पहले जा चुके होते थे ऊपर, तो उनको फिर से भेज देते थे। और फिर वो कहते थे भाई मुझे वो चल बसे हैं तो मुझे जाना पड़ेगा, और हालांकि वो कब के चल बसे होते थे। तो ऐसे लोगों को ये बार बार ऊपर भेजते रहते थे। और इन्होंने ये भी लिखा है कि उसके लिए मेरे पापा हमारे फैमिली और नेबर्स में वर्ल्ड फेमस हो गए थे। तो और अभी उन्होंने वर्ल्ड फेमस कर दिया उन्हें, बिल्कुल वर्ल्ड अच्छी फेमस तरह फिर से कर दिया। हो सकता है जी। अगर पापा आपके होंगे तो आप आज भाई तैयार रहिएगा कि रात का खाना आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किस रूप में मिलेगा नहीं पता। वही हमारी एक श्रोता जो है वो थोड़ी सी अशांत है। वो कह रही है कि उनका क्या? मन अशांत है, क्यों? उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने रेडियो सुनना भी बंद कर दिया, उन्हें सब चीजें बुरी बुरी सी लगने लगी है। सखी सहेली तो चल रहा है पर मेरा फोकस नहीं है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, गाने सुन के गुस्सा आता है, पता नहीं ऐसा क्यों रहा है, मोबाइल भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे वो कह रही है। तो और बहाने साथी बना कह रही रही हो, सच बोल रही है मुझे वो। तो बहाना बनाना भी नहीं आता, सच कह दो तो बुरे हो जाते हैं, झूठ कहना आता नहीं, ऐसा वो कह रही है। तो भाई तो हम यही कहेंगे कि भाई हमारे सभी श्रोता जो हैं वो आपस में बड़े मिलजुल कर रहते हैं। नेहा, ये 1 अप्रैल तो आज है नहीं। जी, 1 अप्रैल तो नहीं है, लेकिन अब हमारी सखी बहाना बना रही है कि बहाना नहीं बना रही है हमें पता नहीं। हम तो यही कहेंगे कि सभी श्रोता सभी सखियां सब आपस में जब मिलजुल कर बातें करते हैं ना, हम उनके कमेंट्स पढ़ते हैं तो एक दूसरे की बड़ी केयर करते हैं वो सभी। बिल्कुल। तो इसी तरह से सबके साथ मिलजुल कर रहिए, रेडियो सुनते रहिए, गाने सुनते रहिए अच्छे अच्छे। और एक बात और है, जो ये वाली बात है, इसके लिए एक बात और, आज हम सभी जानते हैं कि किस तरह से हंसी मजाक की जब बात आती है तो एक बड़ा लॉरेल हार्डी का नाम बड़ा सबके जुबान पर आ जाता है ना, जी। कि किस तरह से मजाहिया अंदाज में लोगों को हंसाने का काम करते थे, है ना? जी। वही नाम है ना? जी, लॉरेल हार्डी नाम है।
वो एक थोड़े मोटे से रहते हैं, एक पतले से लंबे से पतलू रहते वाले हैं ना, जी। हाँ। तो हमने कहा कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल रहे हैं तो हमने कहा नेहा से पूछ लें। तो खैर ये जो हुआ कि उन्होंने बताया कि किस्सा कि हमने जब पहली बार कोई मजाक किया या जोक जी। सुनाया, तो चुटकुला जब सुनाया कभी स्टेज पर, तो 100% लोग हंसे, यानी 100% लोगों ने उसका मजा लिया। दोबारा जब सुनाया तो मात्र 80% लोग हंसे। जी। तीसरी बार जब सुनाया तो ये संख्या और घट गई और सीधे 50 पर आ गई। और इस तरह से जब कई और बार हम इसकी पुनरावृत्ति करते रहे और जब हमने 5वीं 6वीं बार सुनाया, 7वीं बार सुनाया, तो कोई भी नहीं हंसा। तो एक जब हम मजाक पर यानी कि चुटकुले पर हम 5 बार से ज्यादा नहीं हंस सकते, तो किसी एक समस्या पर हम 1-2 बार से ज्यादा कैसे परेशान रह सकते हैं? जी, तो ये यानी कि बुआ उस जी पर का हमें मूल मंत्र। प्रतिक्रिया फिर नहीं देनी चाहिए या उसके प्रति इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है। जी बुआ जी, आपने अगर ये बात कही है तो हमारे इन सखी को तो ये बात बिल्कुल अच्छी लगी होगी और वो अच्छी। उसकी ओर कदम बढ़ाएंगे उस तरफ। और बढ़ाएंगी बिल्कुल बढ़ाएंगी, लेकिन हम फिर से आपसे विशेष तौर से आग्रह करते हैं कि आप कृपया इस तरफ सोचें। और जी। हम अक्सर जैसे कहते रहते हैं कि भाई अगर कोई समस्या है और उसका समाधान है तब आप चिंता मत करिए, और अगर समाधान नहीं है तब तो बिल्कुल ही मत करिए ना। हाँ। अब जब समाधान ही नहीं है तो मस्त रहिए, खुश जी। रहिए। तो भाई अपने आसपास आप देखें कि जिंदगी कितनी खुशनुमा है, लोग कितना आपको प्यार करते हैं। और अगर 5 लोगों ने प्यार किया है तो 2-4 जो उन्होंने थोड़ा गड़बड़ किया उन्हें छोड़ दीजिए। हम तो यही कहेंगे, है ना? बिल्कुल। और ये बुआ जी ने जो मूल मंत्र दे दिया इससे हमें समझ में आ गया बुआ जी वर्ल्ड फेमस क्यों है, वो तो पता ही है सबको, और इतनी खुश खुश कैसे रहती हैं बुआ जी, ये भी हमें पता देखो चल गया भाई, है। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि जब आप, और एक बात और है, ये जो हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं, भेज रही हैं, जो भी जी। हैं, भाई आपके पास जो है, जो खजाना है खुशी का, वो आपके अपने अंदर है। आपको बाहर की चीज देखकर नहीं खुशी मिलती है ना? बिल्कुल। तो आप खुद भी उस खजाने को अपने खोलिए और दूसरे लोगों को भी खुश करने की कोशिश करिए। अरे आप में वो कुव्वत है, आप में वो काबिलियत है, आप पहचानिए तो अपने आप को। एक ना? बहाना ये बनाइए कि खुद से हाँ। मुलाकात का बहाना बनाइए कि खुद से मिलिए और हाँ, ये बात खुश सही रहिए। है। तो इसके लिए क्या करें, 5 मिनट अपने साथ बैठें आप अकेले और अपने अंदर डूबें और कोशिश करें कि आप सोचें कि आपके पास क्या क्या है। इसके क्या क्या लिए, खूबियां उसकी एक लिस्ट बनाए। खूबियों के अलावा, चलो खूबी तो छोड़ दो, लेकिन क्या क्या है इसकी लिस्ट हम अभी आपको बताएंगे। और इस पर भी एक छोटी सी आपको लघु कथा सुनाएंगे, गीत सुना देते हैं। लेकिन जी। नेहा जब गीत सुनाएंगे तभी सुनाएंगे। मैं भी सुना देती हूँ। चलो सुनाओ सुनाओ। आज हुआ मेरा दिल मतवाला, गाते चले हम प्यार की सरगम। तू ही बता हमदम मेरे, किसने ये जादू डाला। आज हुआ मेरा दिल मतवाला, गाते चले हम प्यार की सरगम। तू ही बता हमदम मेरे, किसने ये जादू डाला। आज हुआ मेरा दिल मतवाला, हो दिल मतवाला, हो दिल मतवाला। ख्वाबों में जिसके खोए हुए थे, आखिर वो दिन आ गया। थी जिसकी आरज़ू दिल मुराद पा गया, थी जिसकी आरज़ू दिल मुराद पा गया। संग है मेरा दिल वाला, आज हुआ मेरा दिल मतवाला। गाते चले हम प्यार की सरगम। तू ही बता हमदम मेरे, किसने ये जादू डाला। आज हुआ मेरा दिल मतवाला, हो दिल मतवाला, हो दिल मतवाला। दामन में मेरे मोती बिखेरे, ये कौन दिल में हंसा। ओ
दामन में मेरे मोती बिखेरे, ये कौन दिल में हंसा। ओ बन के पहाड़ कौन जिंदगी पे छा गया, बन के पहाड़ कौन जिंदगी पे छा गया, ख्वाबों को मेरे रंग डाला। आज हुआ मेरा दिल मत वाला, गाते चले हम प्यार की सरगम, तूने बता हम तुमने इसमें ये जादू डाला। आज हुआ मेरा दिल मत वाला, वो दिल मत वाला, वो दिल। मतवाले दिल की बात हो गई और बातें हो रही थी। आपने एक कहा था लघु कथा बताएंगे। अब लघु कथा नहीं, उससे पहले एक बड़ी अच्छी सी बात है नेहा। जैसे तुमने अभी बताया ना कि हमारी साथी ऐसे बोल रही हो, तुम्ही ने खुद ही बता दिया कि अब सब दोस्त बन गए हैं श्रोता आपस में। तो भाई ये तो वर्ड फेमस है कि वेद भारती के सभी श्रोता ने आपस में एक अपना छोटा सा कुटुंब बना लिया है, श्रोताओं ने मिलकर। बिल्कुल। और इसके बारे में कल हमारी एक साथी ने लिखकर भेजा था, हम उनका संदेश आज पढ़ना चाहते हैं। कल समय नहीं मिला था। इन्होंने नमस्कार लिखा और लिखा कि आपके इस कार्यक्रम की जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। हम काफी दिनों तक फोन मिलाते, चिट्ठी भेजते रहे, लेकिन हमारी बात आप तक नहीं पहुंच पाती थी। और मेरे साथ ही कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को अपनी अपनी दिल की बातों को आपसे शेयर करने का मौका मिलेगा, ऐसा सोचती थी। फिर 3 बजे है, ऐसा लगता है कि हमारे घर में जैसे कोई मेहमान आ गया हो और हम उससे बातें कर रहे हों। तो भाई जो हमारी बहन ने लिखा है ना ये कि हमारा आजकल मन शांत नहीं है, तो भाई हम मेहमान बनकर आए हैं। कल हम जब 3 बजे आएंगे तो चाय वाय बनाकर रखिएगा आप। क्यों? मन बिल्कुल और अच्छा कल लिखिएगा कि आज आपने क्या नाश्ते में बनाया और हम लोगों को क्या नाश्ता कराने वाली हैं। और सभी को बताइएगा, हमें भी बताइएगा क्या आपने लिखा और क्या आपने बनाया, क्या आपने किया, सारी चीजें हमें बताइए। धीरे धीरे वो कहते हैं ना, दोस्तों के साथ रह रहकर भी मन ऐसे बदल जाता है। हाँ, और बिल्कुल बदलेगा। और आप ये मान के चलिए कि अब आपका इस समय से आपका मन बदलना शुरू हो चुका है। ये तो बड़ी अच्छी बात होगी बुआ जी। हाँ, और देखो ये तो वर्ड फेमस है ना कि हमारे पास जो चीजें हैं एक बार हम उस पर गौर कर लें तो कितना ही अच्छा होगा। हम शुरू करें। जैसे किसी ने किसी से कुछ मांगा, बोले ऐसे ही बताया कि हम बड़े दुखी हैं आजकल, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक हाथ अपना दे दो, हम तुम्हें 5 लाख रुपए दे देते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम नहीं देंगे। बोले क्यों? तुम तो बहुत परेशान हो, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं है। तो दे दो, हम तुम्हें बल्कि पैसे देंगे, चलो ये दे देंगे, जो तुम्हें चाहिए दे देंगे। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो हमें एक हाथ की छोटी सी उंगली दे दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं। फिर धीरे धीरे उन्होंने इस तरह से पूरे एक एक अंग का महत्व बताया और उन्हें बताया कि कितने वो धनवान है और उनके पास क्या है। पैसे से अगर ना भी हम तौलें, पैसा तो एक सामाजिक रूप से हम कहें कि बहाना है बताने का कि वो कितना उसका मूल्य है, लेकिन यूं देखा जाए तो ये सब चीजें अनमोल हैं और ये सब हमारे पास हैं। हम आज भी आपसे बात कर रहे हैं, हम खुश नसीब हैं और आप खुश नसीब हैं। बिल्कुल, जो हम आपस में मिल रहे हैं और आप भी बहुत से, इतना बड़ा आपका कुटुंब बन गया है एक बहाने से। विविध भारती आपके लिए बहाना बना है कि जिससे आप सभी आपस में मिल जाते हैं। फेसबुक का हमारा जो पेज है वो बहाना बना है ताकि हम आपसे तुरंत के तुरंत मिल जाते हैं। 1 ही मिनट के अंदर। तो बताइए, वो फोन कॉल में भी उतनी जल्दी बात नहीं हो पाती सबसे और वो लोग आपस में नहीं कर पाते थे। इन्होंने जो कल का संदेश हमने पढ़ा उसमें शायद बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई बात। उन्होंने यही लिखा है कि अब फेसबुक के माध्यम से हम सब श्रोता आपस में बात कर लेते हैं और एक दूसरे की राय समझ लेते हैं। तुरंत उन्हें पता चल जाता है कि अच्छा नेहा ने जो अभी गीत सुनवाया था ये थोड़ा सा अच्छा नहीं था। बुआ जी ऐसे ही आप करिए, आप बस लास्ट में नहीं, सबने लिखा है कि बहुत अच्छा गीत था, नूतन ने जो गाया था छबीली फिल्म का। तो भाई ऐसा है कि ये तुरंत उन्हें पता चल जाता है, तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि विवेक शेट्टी की बातचीत अच्छी थी। तो भाई ऐसा है कि कल हमें बताइएगा कि आप क्या नाश्ता बनाकर बैठी हैं या बैठे हैं हमारे साथ। अब जो घड़ी है वो प्रतिक्रिया दे रही है कि भाई हो गया है, अब बाहर बैठ के अपनी बातें कीजिए। ठीक है, तो सभी प्यारी बुआ को और नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली।